गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ मॉक टेस्ट थर्ड असाइनमेंट्स। थर्ड असाइनमेंट जो मॉक टेस्ट का है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इस दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहला आपको दिया हुआ है एक्स ई, ठीक है, ये ले लो XEF4 जो हम आपको पढ़ा चुके हैं XEF4। तो XE जो है ये तो ग्रुप जेनन ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है, तो इसके लास्ट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 18 मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर दे दिया हमने XE और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं कितने 8। तो ये इस तरह से ये हमने आपको पढ़ा रखा है, ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। एक फ्लोरीन यहाँ पर दे दो, फ्लोरीन तो सिंगल ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एक फ्लोरीन यहाँ दे दिया हमने, राइट, और एक फ्लोरीन हमने यहाँ पर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर बॉन्ड बना दो, क्या हो जाएगा ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है। इसी वीडियो लेक्चर में, इसी असाइनमेंट में हमने ये भी पढ़ाया हुआ आपको। तो ये कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर, कैसा स्ट्रक्चर होगा इसकी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर। तो आप चेक कर लीजिए XEF4 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो XE4 का स्क्वायर प्लेनर मतलब बी का थर्ड हो जाएगा। तो बी का थर्ड पहले मैच करो, सॉरी बी का सेकेंड दिखा, बी का सेकेंड चेक करो, बी का 4 है, बी का 3, बी का 1, ये बी का सेकेंड, ये मिल गया आपको। इसका मतलब ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी आप खुद बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर आपको हम समझाएंगे। ये तो बहुत बेसिक सा पॉइंट है। तो इस तरह से कितना इजी था, एक आपको बनाने आता है ना, आप आराम से बना सकते हो। जैसे आपका XEF2 है, XEF2, तो XEF2 कैसे बनेगा, XE यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, एक फ्लोरीन यहाँ होगा, यही होगा ना जी। तो कैसा स्ट्रक्चर जाएगा इसका, लीनियर स्ट्रक्चर जो होगा। तो कौन होगा यहाँ पर D का 1, चेक करो इसी में ना D का 1 है, देखो है ना D का 1। तो ये आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, फॉस्फेनिक एसिड इज, कौन इसमें से फॉस्फेनिक एसिड है। तो फॉस्फेनिक एसिड होता है बच्चा हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड को क्या बोलते हैं हम, फॉस्फेनिक एसिड बोलते हैं। जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं हम, H3PO2, इसको बोलते हैं हम हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और यही है आपका फॉस्फेनिक एसिड, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, याद कर लेना ये सब बात, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और तीसरा होता है H3PO4, इसको बोलते हैं हम फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, या इसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना बच्चा। क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब है कि आपको उसके रिगार्डिंग सारी कंसेप्ट पता होनी चाहिए। तो H3PO4 देखो 3 सब में सेम रहेगा, 3 सब में सेम रहेगा ना, 3 सब में सेम है। चेंज कहाँ पर है, एक जगह O2 है, एक जगह O3 है, एक जगह O4 है। तो अगर O2 आ गया तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और अगर O3 है तो फॉस्फोरस एसिड, और O4 हो गया तो फॉस्फोरिक एसिड, जिसको हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। याद कर लेना, लिख लेना सब बातें। तो ये फॉस्फोनिक एसिड है, तो H3PO2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट, आप बाकी पढ़ लेना सब गलत है। जो सी है वो क्या कहता है, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO5, H2SO5। ये स्टेटमेंट सही है कि पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। स्ट्रक्चर बना लो इसका, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखिए। तो देखिए ये H2SO5 है, सल्फर है यहाँ पर जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ है जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एक यहाँ, 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ड्रॉप हो गया, ऑक्सीजन 5 है तो ऑक्सीजन देखिए हमने 5 ले लिया हुआ है, राइट। और हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है,
यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला, ये अरे नहीं दिखा क्या, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है इसको बोलते हैं हम परऑक्साइड बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड बोल रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? परऑक्साइड बॉन्ड भी बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। और इससे क्या बन गया? परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? सल्फर हमेशा अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में रहता है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, सल्फर की निकालना है तो सल्फर हमेशा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -2, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर भी आ जाएगा -1। कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, -2 -2 -4 -5 -6 और इसके ऊपर आ जाएगा +6, सल्फर के ऊपर +6, ठीक है। इस तरह से चार्ज निकाल लेते हैं हम। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो इसके ऊपर -1, इस तरह से क्लियर हो गया। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर -1 आ गया तो इधर +1 आ गया। इस तरह से कैलकुलेट कर लेना, चार्ज तो आपको निकालने आता ही है। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? विच एलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट्स। कौन सा यहाँ पर आपको मेटल दिया हुआ है, ठीक है। कहता है किसका यूज करते हैं बुलेट और लाइटर प्लिंट बनाने के लिए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आ जाता है मिस मेटल, क्या आ जाता है? मिस मेटल का यूज करते हैं हम बुलेट बनाने के लिए, ठीक है ना, गन का बुलेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन इसमें करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। लेंथेनम इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स रेदर देन द लेंथेनाइड सीरीज। सही बात है। लेंथेनाइड सीरीज जो होता है, लेंथेनाइड, ठीक है ना, लेंथेनाइड सीरीज जो होता है बच्चा, वो सीरियम टू लुटेशियम होता है। सीरियम टू लुटेशियम यही ना होता है जी, सीरियम टू लुटेशियम होता है। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 और ये 71 इसके बीच में। लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आफ्टर लेंथेनाइड्स आता है, आफ्टर लेंथेनम शुरू होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि लेंथेनम जो है वो लेंथेनाइड का पार्ट है, लेंथेनाइड का एलिमेंट नहीं है वो, बट इसके बाद से ये सीरियम शुरू हो जाता है। लेंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 57 होगा, है ना। ये 58 से शुरू होता है, तो यहाँ पे लेंथेनम आता नहीं है, बट इसके बाद आता है, इसलिए हमने इसको लेंथेनाइड सीरीज बोल देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो सही है। लेंथेनम इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, रेदर देन द लेंथेनाइड सीरीज। बात तो सही है, उसका नहीं होता। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या कहता है? LaOH3 इज लेस बेसिक देन द LuOH3। मतलब जो लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड होगा, बिल्कुल सही है। ये क्या होगा? लेस बेसिक देन द किससे? लुटेशियम का हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। अब एक बात देखिए, जब आप इधर जाते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज आपको पता है डिक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। मेटालिक कैरेक्टर बताइए क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर भी कम हो जाएगा। तो किसकी बेसिक नेचर ज़्यादा कम होनी चाहिए बताइए? लुटेशियम की कम होनी चाहिए ना, क्योंकि जब आप इधर जा रहे हो तो लुटेशियम मिल रहा है आपको, तो लुटेशियम की बेसिक नेचर क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और ये क्या कर रहा है कि ज़्यादा होता है बेसिक, अरे बेसिक ही तो है, OH मतलब बेसिक है, ज़्यादा हो, ये इनकरेक्ट है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर हो जाएगा, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्लियर हो गया? बाकी आप पढ़ लेना। ये जिरकोनियम हॉफनियम तो आपको लेंथेनाइड्स कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट था, ये बताया गया होगा आपको। जैसे जैसे आप इधर जाते हैं तो आयन का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। अभी तो बताया था आयोनिक साइज या मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट 3 ऑर्बिटल्स इन सीरियम, एटॉमिक नंबर 57। सीरियम का एटॉमिक नंबर 57 नहीं होता है बच्चा, 58 होता है। इन ग्राउंड स्टेट क्या बनेगा? ठीक है, आपके पास क्या दिया हुआ है? सीरियम दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 58 होता है, आप चेक कर लेना, यहाँ 57 दिया हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पर? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में, मतलब सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इसका। तो सबसे पहले होता है यहाँ पर जेनन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चा? 54। कितना हो गया? 54।
इसके बाद अगर सीरियम किसके हैं बताओ तो, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हैं, मतलब 4f के एलिमेंट्स हैं। किसके हैं? 4f के। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 5 6 आता है ना। अगर 4f का है तो पहले 4 लिखोगे, उसके बाद 5, उसके बाद 6। समझिए, अगर 5f का होगा तो 5 6 7 इस तरह से लिखना है। अगर एक्टिनाइड्स का होगा तो 5f होगा, तो 5 ऐसे लिखोगे, उसके बाद 6, उसके बाद 7। याद कर लेना कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर 4f का तो पहले लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 6। राइट, क्लियर हो गया। अब आइए, ये हम लिख दिए। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं हम। पहले सबसे पहले आता है यहाँ पर S। क्या आता है? S। उसके बाद आता है D और उसके बाद आएगा F। तो 4f आएगा, क्योंकि f का तो 4f तो आएगा ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर D एंड S आता है, P नहीं आता है। ठीक है, S में हमेशा आपको दिखेगा 2 इलेक्ट्रॉन। S में कितना दिखेगा? हमेशा 2 फिक्स कर देना। D में कभी 0 भी आएगा, कभी 1 आएगा, तो बस यही दो रहेगा, या तो 0 या तो 1। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको 1 ही दिखेगा। तो यहाँ पर क्या लगा देना? 1 लगा देना, थोड़ा सा दिमाग लगा देना, 1। तो 54 हो गया, 3 हो गया, 54 और 3 57, और यहाँ पर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम। ठीक है, तो आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कहाँ पर है। 4f1 5d1 6s2। क्लियर हो गया ना। ये 4f की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर 6f हो जाता, सॉरी 5f का होता, तो 5 6 7, यहाँ पर s, यहाँ पर d, यहाँ पर f। याद रखना, इसमें 2, यहाँ पे 0 2 1, और यहाँ पर जो बच गया वो सब इसमें आ जाएगा, f में आ जाएगा। ये सब ट्रिक याद रखना कैसे हम लिखते हैं एक्टिनाइड और लेंथेनाइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा ऑप्शन है चेक करें तो आप यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से नोट करते हैं, और ये होता है फॉर्मूला इसका √n इंटू n+2, और आगे लिखते हैं हम बोर मैग्नेटॉन। ये तो पता ही होगा आपको, है ना, ये तो बहुत बार करें हम लोग। अब देखिए, अब इसकी हम ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले दिया हुआ है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में कितना होता है? 21। क्या होगा यहाँ पर? 4s2 3d1। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कौन है? वेनेडियम। वह स्कैंडियम वेनेडियम 22। यहाँ पर कितने आएंगे? 3d2 आएगा। ये तो 4s2 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। राइट, यहाँ पर उसके बाद आएगा आपका कौन दिया हुआ है? मैग्नीज। मैग्नीज का कितना होता है? मैग्नीज का होता है 25। क्या हो जाएगा? 4s2 3d5। तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका मैग्नीशियम का, क्योंकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा सी देखो कहाँ पर? अच्छा, सी तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। उसके बाद सबसे कम किसका होगा? जिसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये जो n है ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करता है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितना कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी म्यू की वैल्यू कम होगी। तो सबसे कम स्कैंडियम में 1 ही है, तो सबसे कम स्कैंडियम का होगा। स्कैंडियम किस में है? ए में है। तो देख लो ए कहाँ है सबसे कम? यहाँ पर है ना, ए सबसे कम। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 33। लिस्ट बेसिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। क्या क्या दिया हुआ आपको? लैंथेनम, सीरियम, लुटेशियम, गैडोलिनियम दिया हुआ। ये दिया मतलब ये सीरियम टू लुटेशियम है ना। 58 to 71 है ना लैंथेनाइड सीरीज। इधर जाओगे बताओ जल्दी से। एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा बताओ? अभी समझाया था। बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, एटॉमिक साइज घटेगा तो बेसिक नेचर डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज घटेगा तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगी। एटम साइज जितना कम होगा उतना नॉन मेटालिक कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। बताओ सबसे कम बेसिक कौन होगा? लुटेशियम। तो लुटेशियम के ये वाला पार्ट कौन हो जाएगा? बी वाला पार्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना इजी था जी, इतना इजी तो सोच भी नहीं सकते हम, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग द ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन परमैंगनेट आयन एंड सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम। देखो क्या कहता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कब, जब एक परमैंगनेट आयन मतलब MnO4- एक एसिडिक मीडियम में काम करेगा। कब काम करेगा, एसिडिक मीडियम मतलब H+ में। तो किस में कन्वर्ट होता है पता है तुमको, MnO4- परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में मतलब H+ एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है Mn+2 में, और साथ में यहाँ पर वाटर भी बनता है। आपने पढ़ा होगा तो देखना डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वाटर भी बनता है। तो क्या क्या बनेगा, एक तो Mn+2 बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। चेक कर लो Mn+2 किस में है, एक Mn+2 यहाँ पर है B, और वाटर कहाँ पर है C में। तो B और C कहाँ बनेगा चेक कर लो, B और C वाला कहाँ है, इसमें B है ही नहीं। देखो B, इसमें B नहीं है ना, तो ये नहीं होगा। इसमें C नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी B नहीं है, A में B नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, C। कितना इजी है, ऑप्शन C हो जाएगा, जिसमें B, C और E भी बनता है। E कौन है, SO4- ये भी बनता है। ठीक है, तो हमने तो सिर्फ दो ही निकाला बच्चा, Mn+2 और H2। Mn+2 कहाँ पर है, B में है, और H2O कहाँ है, C में। तो BC तो होगा, ये देख लो BC कहाँ है, BC इसमें है, C में। आराम से मिल गया आंसर, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से मिल गया। ठीक है, पूरा रिएक्शन याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको याद करना है कि MnO4- परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में वाटर भी बनाता है। ठीक है, तो हो गया, कहानी बन गई यहाँ से हमारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO+2। CO+2 की बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, ये तो पता ही होगा ना आपको, N×N+2, और आगे क्या लगा देते हैं हम, बोर मैग्नेटोन। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, कॉपर नहीं, कोबाल्ट है ना। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, कितना हो गया 27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आर्गन 18 हो गया, यहाँ से 4s2 हो गया 20, 3d7। क्लियर हो गया। अब आपको कोबाल्ट का थोड़ी निकालना है, किसका निकालना है, CO+2 का निकालना है। तो हम निकाल लेते हैं CO+2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं से लॉस करोगे जी, क्यों, क्योंकि 4 है लास्ट सेल, 4 लास्ट है, 3 थोड़ी है लास्ट सेल। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो क्या बनेगा यहाँ से, आर्गन, ये हो गया आपका 18, 4s0 और 3d7। मतलब यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लेते हैं। 3d7 में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में कितना बनाते हो, डी में 5 बॉक्स बनता है इस तरह से। कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बॉक्स, सॉरी 5 बॉक्स बनते हैं, बात तो सही है। 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, है ना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सिंगली फिल्ड करो, 2 3 4 5, और उसके बाद डबलिंग कर लेते हैं हम, 5 6 7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यही ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताओ, 3। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, म्यू निकालते हैं अब, अंडर रूट N×N+2, तो N की वैल्यू कितना हो गया, 3 × 3+2, और ये क्या लगा देंगे, बोर मैग्नेटोन। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ऐसे भी देखो, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जिसकी जो वैल्यू होगी वो 3 से ही होगी। कितना होगा, 3.87 बोर मैग्नेटोन। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी के रेंज में निकलता है। अगर मान लो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट 4 पॉइंट समथिंग होगा। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको 5 पॉइंट समथिंग होगा। समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, 3.87 बोर मैग्नेटोन। क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 से ही शुरू होगा, 3 से ही शुरू होगा। ये सब टेक्निक याद कर लो, फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4D सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, 4D सीरीज एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है बताइए। 4D एलिमेंट्स होता है, ये जो A है आपका, यट्रियम टू कैडमियम, ये आपका कौन सा है, 4D सीरीज के एलिमेंट्स है। ठीक है, दूसरा लेंथानम टू हेफ्थानम, ये आपका है 5D सीरीज के एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए एस्केंडियम टू जिंक, ये क्या है आपका 3D सीरीज के एलिमेंट्स है, पता ही आपको। और ये सीरियम टू लुटेशियम, ये आपका 4F के एलिमेंट्स है, मतलब लेंथेनाइड एलिमेंट्स है। क्या है,
लेंथानम एलिमेंट्स। आपसे क्या पूछ रहा है 4D, तो 4D क्या होगा यट्रियम टू कैडमियम, तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा। 4D पूछ रहा है तो यट्रियम टू कैडमियम हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कहते हैं, द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एंटरिंग इन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द प्री पेनल्टीमेट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। क्या बोलते देखो, ये अगर न्यूक्लियस आपने क्या पढ़ा होगा, देखो सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि सबसे लास्ट में क्या होता है। जैसे आपने ले लिया 4 5 6 राइट। अब आप देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं आप एस, यहाँ पे लिखते हैं डी, यहाँ पे लिखते हैं एफ, ये लिखते हैं ना। अगर आपने ले लिया 5F, ये तो 4F के एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर मतलब लेंथानाइट सीरीज के एलिमेंट्स है। अगर आप एक्टिनाइट्स की बात करें तो क्या लिखते हैं 5 6 7, यहाँ क्या लिखेंगे एस डी एफ, ये बन गया आपका 5F के एलिमेंट्स। तो ये जो आपका 6 है ये आपका है वैलेंस सेल, 6 है वैलेंस सेल, 6 है वैलेंस सेल, मतलब ये जो 7 है आपका ये भी क्या है वैलेंस सेल है, ठीक है। और ये जो 5 है कौन सा देख लो ध्यान से, ये जो 5 है इसको बोलते हैं हम पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, पेनल्टीमेट। अब देख लेना स्पेलिंग क्या है पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, ठीक है, मतलब इसके जस्ट एक अंदर वाला सेल। अब आप बात कर लीजिए किसकी, तो ये 4 की 4, तो और ये यहाँ पर 5, इसको बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट, मतलब पेनल्टीमेट से भी पहले, तो क्या बोलते हैं इसको प्री पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, ठीक है। तो प्री पेनल्टीमेट सेल, बताइए प्री पेनल्टीमेट सेल में कौन आ गया एफ आ गया ना, तो प्री पेनल्टीमेट सेल में कौन आ जाता है एफ आ जाता है, मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होगा यहाँ पर, कौन होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्री पेनल्टीमेट। अगर आपको लिखता सिर्फ पेनल्टीमेट सेल तो क्या होता है डी ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। और अगर आपको लिखता वैलेंस सेल वाला तो क्या लिखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखते। तो प्री पेनल्टीमेट मतलब पेनल्टीमेट से भी पहले, पेनल्टीमेट से भी पहले कौन आ रहा है प्री पेनल्टीमेट, और उसको क्या बोलते हैं हम एफ आ रहा है, तो यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट सेल वाला एलिमेंट्स। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है मेटल प्रेजेंट इन ब्रास, ये तो बहुत बार पूछा गया है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक को आप मिलाएंगे, कॉपर प्लस जिंक, तो क्या मिलता है ब्रास, जो क्या है एक एलवाई है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा कॉपर और जिंक को मिला के बनाया था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एलिमेंट है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ एक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, थोरियम और यूरेनियम। देखिए ये सभी एलिमेंट्स आपके एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स है। कौन सा एलिमेंट है एक्टिनाइट्स है, कौन सा एलिमेंट है ये सभी एक्टिनाइट, एक्टिनियम, थोरियम और ये प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम, ये सब आपको एक्टिनाइट्स में आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एलिमेंट है उसमें प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्या शो करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो आप देखिए सी एंड डी क्या होगा, जबकि एक्टिनियम और थोरियम +3 में जनरली होता है, +3 में होता है, ठीक है। बाकी प्रोटेक्टिनियम और यूरेनियम +5, तो क्या हो जाएगा सी एंड डी। सी एंड डी कहाँ है, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, याद रखना ये सब बात, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 क्या कहता था बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्साइड दिया, कौन हाईली बेसिक होगा, क्या दिया हुआ है CrO, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है Cr2O3, ठीक है बच्चा। तीसरा क्या दिया हुआ है CrO2 और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है CrO3, यही दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम इसकी चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, क्रोमियम पर कितना चार्ज है, राइट। तो देखिए अगर मैं इस क्रोमियम की बात करूँ तो ऑक्सीजन पे -2, तो इसके ऊपर +2। क्लियर हो गया। इस क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होगा +3, इस क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होगा +4 और इस क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होगा +6। क्लियर हो गया। अब हमने आपको क्या बताया था मोर द चार्ज, याद होगा तो बताइएगा हमें। मोर द चार्ज मोर इज द एसिडिटी, मोर इज द एसिडिटी, यही नहीं बताया था उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी ज़्यादा होगी। अगर चार्ज ज़्यादा है
तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी उसकी, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। अगर चार्ज कम है तो वो बेसिक नेचर का होगा। तो चार्ज कम किस पे है, CRO पर ना जी, इसमें +2 ही चार्ज है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा और ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना, और ये ज़्यादा बेसिक होगा। तो आपसे बेसिक पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया। चार्ज कम होगा तो वो बेसिक होगा, चार्ज ज़्यादा होगा तो एसिडिक होगा। इतना इजी क्वेश्चन सोच नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, मैच द लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना। देखिए अभी तो आपने ब्रास पढ़ा था ना, ब्रास किससे मिलके बना है, कॉपर एंड जिंक से। बोलो यस और नो, अभी पढ़ाया था ना मैंने, कॉपर एंड जिंक को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका, ब्रास बन जाएगा। तो ए का सेकेंड देखिए कहाँ पर है, ए का 4 नहीं होगा, ए का थर्ड नहीं होगा, ए का सेकेंड और ए का 4 नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली। इससे इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा कि एक बार आप देखो और आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन CUT में आए हुए हैं और देखो कितना ट्रिक्स एकदम आराम से बन रहा है, आप भी बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड। कौन सा यहाँ पर कलर्ड होगा। तो कलर्ड कौन होता है बताओ तो, कलर्ड कौन होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास, जिस आयंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, आयंस हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा तुम्हारा, वो हो जाएगा कलर्ड, वो हो जाएगा कलर्ड। क्लियर हो गया। जिस आयंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर्ड होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब चेक कर लेते हैं, पहला क्या दिया हुआ है हमारे पास, Cu+। तो कॉपर का कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, क्या हो जाएगा, आर्गन देख लो, और यहाँ पे लिख दिया 18, 4s2, तो 4s2 तो नहीं आएगा, 4s1 और 3d10 होगा। ठीक है। तो अगर आप कॉपर प्लस की बात करते हैं, कॉपर प्लस की बात करते हैं, मैं कॉपर प्लस लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्गन की तो बात ही छोड़ दो, 4s0 और 3d10। तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में पूरा 10 भरा हुआ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। अरे डी में 5 होते हैं ना, तो 10 भरे हुए इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर में कोई भी नहीं है। तो इसमें भी ये क्या होगा, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये कलर नहीं होगा। तो देख लो ए किसमें है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो कहता है कौन कलर्ड होगा, तो ए तो कलर्ड है नहीं, इसमें ए दे रखा है, तो ये ए भी हट गया। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, किसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बच्चा एस्केंडियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, एस्केंडियम। देखो एस्केंडियम की बात कर लेते हैं, जो आपको फटाफट बन जाएगा। एस्केंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, क्या बनेगा, 4s2। अरे यहाँ पर आर्गन लिख लेना, आर्गन 18, 4s2, 3d1, एम आई राइट। अब कर रहे हैं एस्केंडियम 3 की बात कर रहे हैं, एस्केंडियम 3+। तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, राइट, चला गया 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनेगा, 4s0 और 3d0। यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये भी कलर शो नहीं करेगा, तो डी भी हट जाएगा। डी देखो किसमें, इसमें भी डी है, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब एक यही हो गया आपका BCE, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये भी नहीं होगा। तो कौन होगा यहाँ पर, डी वाला नहीं होगा। तो ए में डी भी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ABC। जो एक सेकेंड क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ देखिए ए है और डी है, जिसका कलर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, ये आपका 0 है। तो ए और डी किस में है, वो नहीं होगा, ए एंड डी, ए वाला नहीं होगा। यहाँ पर डी दिया हुआ ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ए दिया हुआ ये भी नहीं होगा, यहाँ पर BCE दिया हुआ है, ना इसमें ए है और ना इसमें डी है, तो यही ना हो जाएगा जी, ना इसमें ए है ना इसमें डी है, तो कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चेक कर लेना, सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन ए के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कलर्ड नहीं होगा। पूछ रहा है कलर कौन सा कलर्ड होगा, तो बी वाला कलर्ड होगा, ई वाला कलर्ड होगा, ठीक है, ये सब कलर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कौन सा इसमें से मेटल है जो प्रोड्यूस करता है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विथ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। मतलब कौन सा मेटल है जिसकी रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो एक प्रोड्यूस करेगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरा प्रोड्यूस करेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए इसका रिएक्शन मैं लिख के समझाता हूँ आपको। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जिंक होगा। ठीक है, ये याद हो जाएगा जिंक। अब इसकी रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन हमने लिखा है, हमने ले लिया जिंक और यहाँ पर भी ले लिया जिंक। ठीक है, अब क्या ले लिया हमने, नाइट्रिक एसिड HNO3 डाइल्यूटेड और नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड, दोनों अंतर कर दिया। एक डाइल्यूटेड ले लिया, एक कंसंट्रेटेड ले लिया। देखिए प्रोडक्ट हमेशा सेम बन रहा है, एक बन रहा है जिंक नाइट्रेट, ठीक है, यहाँ पर भी बन रहा है जिंक नाइट्रेट, ये क्लियर है। यहाँ पर भी बन रहा है वाटर, यहाँ पर भी बन रहा है वाटर। अंतर क्या है, यहाँ पर बन रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है। जब वो डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करेगा तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइल्यूट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर वो कंसंट्रेटेड के साथ करेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अरे ये क्या है, ये डाइल्यूटेड है तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, और ये कंसंट्रेटेड है तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, दो ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बात याद रखिएगा। अंतर सिर्फ कहाँ पर आया, यहीं पर अंतर आया, कहाँ पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। बस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड जब आप डाइल्यूटेड लेंगे, बाकी सब प्रोडक्ट सेम है, देख लीजिए सब प्रोडक्ट सेम है। तो ये याद रख लेना रिएक्शन, ये मैंने आपको रिएक्शन भी यहाँ पे लिख के दिखा दिया, तो आप इसको मेंशन कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक मतलब किसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, कि कंपाउंड्स हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो क्या होता है बच्चा, डायमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, राइट, डायमैग्नेटिक। ठीक है, और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ये तो पता ही होगा आपको, वो पैरामैग्नेटिक। तो देखिए यहाँ पर ये क्रोमियम मेटल है तो यहाँ पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे क्योंकि मेटल है। Mn मेटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मैग्नीशियम ये आयरन मेटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन है, ये बेंजीन है, C6H6 क्या है, बेंजीन। तो बेंजीन में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अरे सिंपल देखो ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको दिखता है क्या, यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है, कहीं पर दिख रहा है कि यहाँ पर सर 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ पर कोई दिख रहा है, कहीं दिखता है, इस तरह से होता है बेंजीन में, नहीं होता है। जब इस तरह से होता ही नहीं है मतलब बेंजीन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड है ही नहीं तो वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना इजी था, कितना, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, एकदम आराम से पकड़, एक भी चीज़ याद है ना तो आपको पता चल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपको फटाक से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन फ्लोराइड। मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा फ्लोराइड के केस में, मतलब जब वो फ्लोराइड के साथ फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो वो +4 होता है। जैसे कि एग्जांपल दे दिया MnF4 में, यहाँ पर मैंगनीज पे कितना होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये कहता है बट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स, जैसे हमने क्या ले लिया, Mn2O7 ले लिया, यहाँ पर ये कितना होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये Mn, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर +4 में है। तो फ्लोराइड के साथ वो +4 में है और ऑक्सीजन के साथ वो +7 में है। ठीक है, जबकि आप समझिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन दोनों पीरियोडिक टेबल का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। फ्लोरीन तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है और ऑक्सीजन सेकेंड पोजीशन पे आता है, इतनी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। तो क्या कहता है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन। ऐसी कोई बात नहीं, ऑक्सीजन फ्लोरीन की हम कोई कहानी नहीं करेंगे यहाँ पर, हमें तो मैंगनीज का लेना है ना बच्चा, मैंगनीज की बात करनी है, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा कहता है फ्लोरीन डज नॉट पॉसेस डी ऑर्बिटल। ये फ्लोरीन की बात थोड़ी चल रहा है, ये किसकी बात चल रहा है, मैंगनीज की बात चल रहा है ना, तो मैंगनीज की बात चल रहा है तो मैंगनीज की बात करेंगे। दूसरा बोलता है यहाँ पर फ्लोरीन स्टेबलाइजेज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी बात मतलब यहाँ पर फेवरेबल नहीं है कि फ्लोरीन हमेशा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे -1 शो करेगा, ऑक्सीजन -2, वो सब कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो क्या होने वाला है, डी वाला, कि इन कोवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी भी फ्लोरीन डबल बॉन्ड
नहीं बनाता। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। वाइल ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सब एकदम रट्टा मार वाला क्वेश्चन है, आप आराम से इसको पढ़िए समझिए, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज। जिगलर नाटा कैटलिस्ट यही है, ये तो बहुत बार यूज किया गया, पॉलीमर चैप्टर में भी आता है ये। जिगलर नाटा कैटलिस्ट इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम। टेट्रा क्लोरो टाइटेनियम, टाइटेनियम। ठीक है, और प्लस क्या ले लेते हैं हम लोग, ट्राई TRI, ट्राई मिथाइल या इथाइल कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम क्या, बोलो, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और इसका यूज कहाँ करते हैं, याद है आपको, जब हम लोग क्या बनाते थे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाते थे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाते थे, पॉलीथीन, तब हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते थे, जहाँ पर जो प्रेशर रहता था वो 6 से 7 ATM कर देता था। और जबकि लोअर डेंसिटी पॉलीथीन में, लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन के केस में जो प्रेशर होता है वो 1000 से लेकर के 2000 ATM तक होता है। और इतना प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो गया। इस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और वो प्रेशर को क्या कर देता है, 6 से 7 ATM पे ला देता है। और उससे हमको जो पॉलीथीन मिलता है वो भी हाई डेंसिटी, मतलब अच्छे स्ट्रेंथ की मिल जाती है। और जो आप अगर जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज नहीं करते तो इतना प्रेशर दे के आपको पॉलीथीन बनाना पड़ेगा, और वो भी क्या होगा, लो डेंसिटी का होगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होगी। तो याद रखिएगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया था, तो ये होगा। और इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, थोड़ा सा ये भी माइंड में रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसकी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगी। एक बात समझ जाइए, 3D सीरीज में या कोई भी एलिमेंट्स 3D सीरीज में या 4D सीरीज 5D कुछ भी है, 3D सीरीज में जनरली हमें 3D सीरीज ही पढ़ना है, मतलब स्कैंडियम टू जिंक पढ़ना है, स्कैंडियम टू जिंक 21 से 30 तक, इसको बोलते हैं 3D सीरीज। तो यहाँ पर वो एलिमेंट जिसकी हैविंग मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होती है, उसकी ज़्यादा होती है। मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या हमारे पास किसकी होगी, मैक्सिमम। ये ले लेते हैं हम क्रोमियम। क्रोमियम का होता है 20, कितना होता है, 4, यही होता है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, आर्गन कितना हो गया 18, 4s1 और 3d5। तो देखिए S में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अनपेयर्ड ही होगा, D में भी 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी अनपेयर्ड ही होगा, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्रोमियम में ही होता है और किसी में नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, क्रोमियम की। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मैंगनीज, होगा, क्यों कि मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, यहाँ पर लीजिए 4s2 और 3d5, तो ये तो पूरा फुलफिल है ना, 2 है तो 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा D वाला। तो यहाँ पर इसकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है 6 से, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम। तो हाईएस्ट किसकी होगी, क्रोमियम की, याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 48 इन द गिवन रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn अंडर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, किस ऑर्डर में अपीयरेंस हो रहा है, किस ऑर्डर में वो बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, ये आपको निकालना है। बताइए यहाँ पर जल्दी से क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, MnO2 है लास्ट में। तो MnO2 लास्ट यही है ना जी, इसके बाद तो वाटर है, हमें Mn की पूछ रहा है। तो MnO2 में कितनी होगी, Mn पे चार्ज। तो एक ऑक्सीजन पे होता है -2, 2 ऑक्सीजन पे -4, तो यहाँ पर हो जाएगा +4। तो लास्ट वाला +4 किस में है, देखो तो यहाँ पे लास्ट में +7 है, यहाँ पर भी लास्ट में +7 है, यहाँ पर लास्ट में +7 है,
और यहाँ पर लास्ट में +4 है, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कितना जल्दी मिल गया। सिर्फ MnO2 को चेक करो लास्ट वाला, तो लास्ट वाला यही होगा। क्लियर हो गया, तो ऑप्शन सी। अब यहाँ पर चेक कर लो MnO4-2 में कितना है, और यहाँ पर MnO4-1 में कितना है, और MnO2 में कितना है। MnO2 में तो निकाल लिया हमने, +4 है, तो +4 लास्ट वाला में है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना इजी था, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है CUT, आप आराम से निकाल सकते हो। ये सभी क्वेश्चन आया हुआ है CUT में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डोंट बिलोंग टू द एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज में बिलोंग नहीं करता है। तो एक्टिनाइड सीरीज कहाँ से आता है, याद रखिएगा, एक्टिनाइड सीरीज जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास थोरियम टू लॉरेंशियम, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 और लॉरेंशियम का 103, 14 एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए क्या क्या एलिमेंट दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा यहीं पर एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थोरियम। क्या होता है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, ये तो पता ही हो गया आपको यहाँ पर। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, पीयू मतलब होता है प्लूटोनियम होता है। क्या होता है, प्लूटोनियम, याद कर लेना, प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम। ठीक है बच्चा, तो प्लूटोनियम लिख देता हूँ मैं, प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 94 होता है। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पर नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है हमारे पास टीएम होता है थूलियम। क्या होता है, थूलियम होता है, थूलियम, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 69। ठीक है, NO मतलब होता है नोबेलियम। क्या होता है, नोबेलियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 102। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए 90 से 103 के बीच में कौन कौन आता है। तो 90 से ये भी आ गया, 94 भी आ गया जो प्लूटोनियम है, नोबेलियम भी आ गया 102। सिर्फ टीएम नहीं आया, मतलब थूलियम नहीं आया, क्योंकि ये 69 आता है, इसके बीच में नहीं आ रहा है ना, तो वो एक्टिनाइड्स में नहीं होगा। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है। तो जो आपका थूलियम है वो किस में आएगा, थूलियम आएगा आपका लेंथानाइड सीरीज में। किस में आएगा बच्चा, लेंथानाइड। थूलियम किस में आएगा, लेंथानम में आएगा, लेंथानम। ठीक है बच्चा, याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, 2 complexes ऑफ निकल हैव सेम ज्योमेट्री बट डिफरेंट मैग्नेटिक बिहेवियर आर। कौन होगा, यहाँ पे निकल का आपको सारे कम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ, सब में निकल है। देखिए निकल 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 निकल, राइट, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर अलग हो गया, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4, और इसके पास कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसकी में क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेन। तो ज्योमेट्री अलग हो गया ना, कहता है सेम ज्योमेट्री। तो ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही हट गया, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल में चला जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया है, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। कहता है सेम होनी चाहिए, तो डी तो पहले ही कट हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ये भी आपका और ये भी आपका, ये दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तीनों ए, सी और बी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस क्या बताता हूँ। यहाँ पर जो CN है, यहाँ पर जो CN है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये क्या करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल को क्या करेगा, पेयर अप कर देगा। पेयर अप करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर पेयर अप कर दिया तो अब तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, वहाँ पर नहीं मिलेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जबकि अब आप चेक कीजिए, यहाँ से चेक कीजिए, कार्बोनाइल CO एंड Cl, ये जो CO है एंड Cl है, ये आपका है वीक फील्ड लिगेंड, मतलब वीक लिगेंड है। तो ये क्या कर पाएगा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ निकल को पेयर अप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को पेयर अप नहीं करता है, याद रखिएगा। तो नहीं करेगा तो दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 है, तो ज्योमेट्री तो बिल्कुल सेम ही होगी। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेगा तो दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम ही आएगा। तो बच्चा C एंड
बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी एंड सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बताना हमें आपको ये सारी कहानी समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं आएगी तो फिर आप जब आएंगे क्लास तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू।